नमस्कार, न्यूज ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज सोनी और आज की जो सबसे बड़ी घटना थी दिन भर की वो ये थी कि उत्तर प्रदेश का कुख्यात मोस्ट वांटेड आरोपी विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार हुआ। तो जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में चल रहा है कि आखिर उसकी गिरफ्तारी उज्जैन से क्यों हुई, या उसने जो सरेंडर का जो एक सीन क्रिएट किया वो उज्जैन से क्यों हुआ, और वो अपने आप को बचाने में कैसे कामयाब हो गया। तो जो उज्जैन एक जगह है वो देश भर की निगाहों में आज आ गई है, और इस विषय में हम बात करने के लिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या थी पूरी, जो आतंकवाद से संबंधित जो विषय है उसके जानकार हैं, सिमी पे काफी काम कर चुके हैं, किताबें लिख चुके हैं। उज्जैन के ही रहने वाले ब्रह्मदीप अलूने इस समय न्यूज ग्राउंड जीरो के साथ है। अलूने जी, आपका स्वागत है न्यूज ग्राउंड जीरो में। जी नमस्कार, धन्यवाद पंकज जी। जो आज सभी के सामने एक सवाल उठा हुआ है कि विकास दुबे जो उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी है, 60 से अधिक मामले दर्ज हैं, वो पूरे देश को छोड़कर उज्जैन के महाकाल मंदिर आता है और वहां अपने एक षड्यंत्र का जो पूरी प्लान दिखाई देता है वो वहां करता है। तो क्या वजह है कि ये उसने उज्जैन को चुना और ये जो है अपनी जान बचाने में लगा कि वो कामयाब हो गया? क्या पूरी वजह है इसके पीछे? देखिए पंकज जी, जो उज्जैन है वो अमूमन आप जानते हैं कि उज्जैन मालवा में है और मालवा का ये इलाका बेहद शांत समझा जाता है। जमीन उपजाऊ होने से यहाँ के लोग खेती में जुटे होते हैं, लोगों में बहुत शांति प्रियता होती है और सबसे बड़ी बात है कि उज्जैन स्थित जो महाकाल के दर्शन करने रोज देश भर से लोग आते हैं। ऐसे में किसी संदिग्ध को पहचानना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होता है। और उज्जैन के पास एक नागदा जंक्शन है जहां पर देश भर से ट्रेनों की आवाजाही होती है और नागदा में औद्योगिक फैक्ट्रियां होने से देश भर के कामगार वहां काम करते हैं। उसे मिनी इंडिया कहा जाता है। इन कुछ कारणों से जो आतंकी है या अपराधी है उनके लिए बहुत ही सुरक्षित पनागा माना जाता है उज्जैन। और ये बड़ा दिलचस्प है कि जो मैंने अपनी किताब लिखी है भारत में आतंकवाद चुनौतियां और समाधान, उसमें जो सिमी पर रिसर्च किया है कि पिछले 15 सालों में जो देश भर में आतंकी हमले हुए हैं उसकी योजना उज्जैन में बनी। उज्जैन में आप इलियास को ले लें जो कि अहमदाबाद ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था। आप इकरार को ले लें, मोहम्मद इकरार को, जो सिमी का बिहार का प्रमुख था, जो उज्जैन का रहने वाला है। सफदर नागौरी हो, आप गोधरा का जो मास्टरमाइंड था अमिल परवेज ले लें। ये सब यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कभी भी किसी का इनकाउंटर नहीं हुआ है। तो न केवल उज्जैन जो है वो शांत इलाका माना जाता है, उज्जैन धार्मिक और औद्योगिक होने के आसपास माहौल से वो जो है वहां पर पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, और साथ ही साथ जो कानूनी व्यवस्थाओं के तौर पर उज्जैन एक ऐसा शहर है जहां पर अपराधी संरक्षण लेते रहते हैं। मेरे विचार में इन बहुत सारे कारणों को लेकर विकास दुबे वहां तक पहुंचा होगा। तो क्या आपको लगता है कि उसने काफी सोच विचार किया होगा उज्जैन को चुनने के पीछे? ये जो कुछ भी उसने वहां किया है, क्या पूरी सोची समझी रणनीति है या उसने अचानक से कर दिया उज्जैन में आके? नहीं, देखिए उज्जैन को लेके जैसे विकास दुबे ने जितना जघन्य अपराध किया था, उसके बाद जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ रही थी और देश भर में जो माहौल बना, और उसके साथ सबसे बड़ी बात है उसके साथियों के जो इनकाउंटर हो रहे थे, उसके बाद वो बिना सोचे समझे कोई काम नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि विकास दुबे ने जानबूझकर इस बात को चुना कि उसे उज्जैन जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट कर दूं कि ये मान लेना कि जो उज्जैन है वो उज्जैन महाकाल के दर्शन इसलिए करने आया था क्योंकि वो वहां पर अपने आप को सरेंडर करना चाहता था, ये सोचना गलत है। इसमें कहीं ना कहीं हमारे एसटीएफ की भागीदारी है, जो वो वहां पर गिरफ्तार हुआ है क्योंकि उज्जैन के पास राजस्थान है, उज्जैन के पास महाराष्ट्र है, उज्जैन के पास गुजरात है और वो आसानी से समुद्र के रास्ते भाग सकता था। वो यदि गिरफ्तार हुआ है तो इसमें पुलिस की भूमिका को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। पंकज जी, लेकिन आप कह रहे हैं पुलिस की भूमिका को कि या एसटीएफ की भूमिका को? आपका मानना है कि आप एसटीएफ को जो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसका प्रेशर है, तो ये किस तरीके से दिखता है एसटीएफ का प्रेशर? क्योंकि एक गार्ड उसे पहचानता है और वो पुलिस को बताता है, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। तो यहाँ कहीं
एसटीएफ का रोल भी दिखता है क्या कहीं? क्योंकि सरकार को भी बहुत जानकारियां नहीं थी, जिस तरीके से सरकार ने बात शुरू की बताना और अपने क्रेडिट लेना शुरू किया, तो उनको भी मुझे नहीं लगता कि प्रारंभिक तौर पर बहुत जानकारी थी। ऐसा लगा जैसे वो किसी के हाथ लग जाता है और सहज ही वो हाथ लग गया अचानक विकास उसको मध्य प्रदेश में। देखिए पंकज जी, मैंने पिछले 1.5 दशक से मैं सिमी के जो लोग गिरफ्तार हुए उन पर नजर बनाए रखे हूँ, और एसटीएफ जिसको स्पेशल टास्क फोर्स कहा जाता है, स्पेशल टास्क फोर्स का ये काम ही है कि वो आतंकियों पर या जो अपराधी होते हैं उन पर नजर रखते हैं। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब उज्जैन के आसपास के कई बार जब आतंकी गिरफ्तार होते हैं तो वहाँ की स्थानीय पुलिस को कभी पता नहीं होता था, और एनआईए का वहां पर छापा पड़ के आतंकी को पकड़ लिया जाता था। यदि आप विकास दुबे को लेंगे तो विकास दुबे महाकाल में प्रवेश करता है, विकास दुबे वहां पर फोटो खिंचवाता है, और उसके बाद विकास दुबे आके बाहर चिल्लाता है कि मैं विकास दुबे कानपुर का रहने वाला। इस समूचे घटनाक्रम में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि एसटीएफ की जो नजरें हैं वो उसको ढूंढ रही थी, उसको आइडेंटिफाई कर चुकी थी, और उसे एसटीएफ से ये इशारा भी मिल गया होगा कि अब आप पकड़े जाने वाले हैं या आपको गिरफ्तार किया जाना है। तो उसने, अब उसको जब ये समझ पड़ गया तो उसने क्या किया कि उसने सार्वजनिक तौर पर चिल्लाना शुरू किया कि मैं विकास दुबे हूं। उसका डर इसलिए था कि कहीं उसका इनकाउंटर नहीं कर दिया जाए, इसीलिए वो चिल्ला रहा था, क्योंकि यदि वो सरेंडर करने आता तो सबसे पहले जो अमूमन अपराधी जिस प्रकार से करते हैं वो वकील के थ्रू मीडिया तक खबर पहुंचाते हैं, या यदि सरेंडर करना होता है तो वो अदालत का सहारा लेते हैं। थानों में जो उच्च स्तर के क्षमा चाहूंगा, जो कुख्यात अपराधी होते हैं वो थानों में जाके कभी सरेंडर नहीं करते। कुख्यात अपराधी हमेशा अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस को मैं बधाई दूंगा, एसटीएफ को, स्पेशल टास्क फोर्स को, कि उनके प्रयासों से, जितना मेरी समझ है, उनके प्रयासों से ही विकास दुबे को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पंकज जी, एक आखिरी सवाल है कि जो आपने बताया कि उसने सरेंडर नहीं किया है और डर के मारे जो है ना उसने अपनी गिरफ्तारी दी है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो विकास दुबे है उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस और भी मतलब और राज्यों की पुलिस भी ढूंढ रही थी, तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की क्या आप असफलता देखते हैं कि वहां जो नेक्सस है अपराधियों का, राजनेताओं का, तो उसकी असफलता नजर आती है आपको? कई 40 थानों की पुलिस और भारी भरकम दल को वो चकमा देके 900 किलोमीटर एमपी आ गया, तो कहीं इसमें पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की असफलता नजर आती है आपको? देखिए पंकज जी, पुलिस का जब मामला है या स्थानीय पुलिस की बात आप करते हैं तो मुझे लगता है इसको बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आज तक पुलिसों में सुधार हो ही नहीं पाए, लागू ही नहीं कर पाए हैं। क्योंकि यदि जो पुलिस है जिसका कानून व्यवस्था से सरोकार है, उसको स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक देश में जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों के हस्तक्षेप होते हैं उसमें पुलिस स्वतंत्र तौर पर काम कर ही नहीं पाती। ऐसे में यह सोच लेना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस या मध्य प्रदेश की पुलिस, हमको व्यापक सुधार लागू करके इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस जो है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे, कोई भी राजनीतिक पार्टी उसके दबाव में नहीं आए। लेकिन वर्तमान में जो हालात है उससे राजनीतिक पार्टियों का दबाव पुलिस पर होता है, फिर चाहे कोई भी प्रदेश हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। पंकज जी, धन्यवाद ब्रह्मदीप अलूने जी, जो आपने न्यूज ग्राउंड जीरो से बात की और ये जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि उज्जैन में आज तक किसी का एनकाउंटर नहीं हुआ बड़े अपराधियों का, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो एक ऐसी सेफ जगह है जहां से वो अपना जीवन बचाकर और अपनी सरेंडर या गिरफ्तारी देके बच सकते हैं। आपने ग्राउंड जीरो से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।